तो इस कहानी की शुरुआत एक हाई सिक्योरिटी वाली लैब से होती है, जिसमें वैज्ञानिकों का एक समूह महासागर में कुछ रिसर्च करके एक बॉक्स ढूंढता है, जिसको बाहर निकालने पर उसमें रोवर 7 नाम की मशीन थी, जिसके अंदर ही उन्होंने दुनिया से छुपाकर एक रिसर्च रखी थी जो अब समंदर के काफी सारे राज को लेकर बाहर आ गई थी। ऐसे राज जिनसे लगभग पूरी इंसानियत का भाग्य बदल सकता था। खैर, इस रिसर्च की हेड जूलिया अपने बेस पे बॉक्स से मिली रिकॉर्डिंग को देखती है और उस ओशन की गहराई में उन्हें एक अजीब सा गोले के आकार का दरवाजा दिखाई देता है, जिसे देखते ही जूलिया की आंखें चमक उठी थी और अब उसके मुंह से यही निकलता है कि उन्होंने आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया। खैर, उसी शहर की यूनिवर्सिटी में मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में जेम्स नाम का एक एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्चर काम करता था, जिससे जूलिया मिलने आती है, जहां वो उससे उसके पिता के बारे में बात करने लगती है, जो पहले जूलिया के ही बॉस मिस्टर पिकमैन की कंपनी पिकमैन कॉर्पोरेशन में रिसर्चर के रूप में काम करते थे। उस समय उनकी एक रिसर्च किन्हीं कारणों की वजह से पूरी ना हो सकी थी और उसी दौरान वो अचानक से गायब भी हो गए थे, जिसकी वजह से ही जेम्स हमेशा पिकमैन कंपनी को उल्टा सीधा बोलता रहता था। अब जैसे कि जेम्स खुद भी एक कामयाब रिसर्चर और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होता है, जिसने काफी सारी बुक्स लिखी थी, और जैसे कि उसे अपने पिता के गायब होने की वजह से जूलिया और उसकी कंपनी से नफरत हो गई थी, इसलिए वो उससे ठीक से बात तक करने से मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तब वो उसे बताती है कि उसे एक बहुत ज्यादा खुफिया रिसर्च करने के लिए कुछ लोग चाहिए, जो आगे चलकर दुनिया के सामने एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करेंगे। अब वैसे अभी भी जेम्स उसकी बात नहीं सुन रहा होता, इसलिए जूलिया सीधा मुद्दे की बात करते हुए बताती है कि असल में वो 7 सालों से अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका और दक्षिणी एंटार्क्टिका के महासागर में रिसर्च कर रही थी, जहां अब जाकर कुछ महीने पहले ही उनके हाथ कुछ बड़ी ही अजीब चीज लगी है। उसके साथियों ने एंटार्क्टिक के कुछ टापुओं के पास एक खाई ढूंढी है, जो समंदर के अंदर अटलांटिक रेंज के पश्चिम से दक्षिण और अमेरिका से एंटार्क्टिका के बीच में है। वहां पर उन्होंने 12,000 किलोमीटर से ज्यादा का डाटा इकट्ठा किया था, जिससे ही उन्हें महासागर के एक और सबसे गहरी जगह के बारे में पता चला है, जो कि 37,000 फीट से भी ज्यादा गहरी थी। ये बात सुनकर जेम्स के दिमाग के तो तोते उड़ गए थे और उसके हिसाब से ये संभव हो ही नहीं सकता था। पर जूलिया उसको आगे बताती है कि एक सतह पे उन्हें एक दरवाजे जैसा भी कुछ मिला है, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया ही लग रहा था, और शायद वो कोई पोर्टल भी हो सकता था। अभी जेम्स खुद भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जूलिया की एक एक बात सच थी और अब जूलिया चाहती थी कि वो लोग उसी जगह पर जाकर रिसर्च करें, ताकि इतनी गहरी जगह और उस पोर्टल की सच्चाई के बारे में उन्हें पता चल सके। इसलिए अब अगले दिन ही जेम्स पिकमैन कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स में जाके पूरी टीम से मिलता है, जिसमें गॉर्डन, क्रिस्टीन, जोसेफ और हैंक शामिल थे, जिसमें से गॉर्डन लंदन में मौजूद पनडुब्बी बनाने वाली एक कंपनी का हेड था, जो दुनिया की मरीन लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी मदद करती थी, और गॉर्डन की खुद की रिसर्च काफी अच्छी होने के कारण ही उसको टीम का लीडर बनाया गया था। साथ ही क्रिस्टीन एक मरीन बायोलॉजिस्ट और यूरोप के जीव विज्ञान विचार सभा की सदस्य थी। अब रही बात जोसेफ और हैंक की, तो जोसेफ सारे संचार उपकरणों का ध्यान रखने वाला था और हैंक वो इंजीनियर था जिसने प्रोविडेंस 3 नाम की पनडुब्बी को सिंथेटिक फॉर्म से बनाया था, जिसमें ही सब समंदर की सतह तक जाने वाले थे, और वो पनडुब्बी सिंथेटिक फॉर्म से बने होने के कारण 37,000 फीट की गहराई का प्रेशर भी आराम से झेल सकती थी। तब हैंक मिस्टर पिकमैन के साथ की मीटिंग में उस पनडुब्बी के बारे में बताते हुए सबको जानकारी देता है, जिसमें क्रिस्टीन का सवाल ये भी था कि आखिर उनको इतनी गहराई में जाकर ढूंढना क्या है, उनका वहाँ क्या काम है, और वहाँ जाने वाले उपकरण तो कभी वापस भी नहीं आए, तो क्या गारंटी है कि वो लोग जिंदा वापस आ जाएंगे। जिस पर हैंक बताता है कि वो अपनी पनडुब्बी को अच्छे से टेस्ट कर चुका है और उसका वहाँ जाना पूरी तरह से सुरक्षित है। जिसके बाद पिकमैन कहता है कि महासागर में बहुत सारे राज दफन है और उन्हें उन्हीं राज को ढूंढ के वहाँ से बाहर लाना है, क्योंकि अगर वहाँ किसी ने कोई दरवाजा बनाया है तो इसका मतलब उस दरवाजे के पीछे कुछ तो बहुत बड़ा छुपा है, क्योंकि वहाँ दरवाजा बनाना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद सबको सोचने का समय दिया जाता है कि वो इस मिशन पर जाना चाहते हैं या नहीं। तब जाने से पहले पिकमैन जेम्स से कहता है कि उन्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जेम्स के पिता ने भी पिकमैन कॉर्पोरेशन के लिए बहुत कुछ किया था और यही उम्मीद उन्हें जेम्स से भी थी।
खैर अब कुछ समय बाद सभी टीम मेंबर्स आपस में बात करते हुए इस मिशन के बारे में सोचते हैं, जिसके दौरान क्रिस्टीन थोड़ी सी परेशान थी, इसलिए वो अकेले जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि ये मिशन उसे सही नहीं लग रहा था। बेशक से पिकमैन ने पहले समंदर में कितनी ही रिसर्च क्यों ना की हो और लोगों को उससे समंदर के बारे में कितना कुछ ही क्यों ना पता चला हो, तब ये देखकर जेम्स उससे बात करने जाता है और तब उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन का 7 महीने का बच्चा भी है जिसका नाम सैम था, और वो बस इसी वजह से डरी हुई थी क्योंकि अगर वो इस मिशन से वापस नहीं आ पाती तो उसके बेटे का जीवन बिना माँ के कैसे गुजरेगा। तब जेम्स भी अपने पिता के बारे में बताता है जिनके टाइम पे शायद कुछ चीजें सही से हुई ही नहीं थी, मगर अभी जेम्स खुद भी उस जगह के बारे में जानना चाहता था और वो अपनी तरफ से सब अच्छी तरह से करके सबको वापस लेकर आता। तब इससे क्रिस्टीन को भी हिम्मत मिलती है और वो मिशन पर जाने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और अब तक सब पिकमैन कंपनी के अंटार्कटिका वाले बेस पर पहुंच गए थे जहां से उनका ये मिशन शुरू होने वाला था। इवन इन 2 महीनों में उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ समंदर के अंदर की चीजों के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा था और अब वो मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं दूसरी ओर लैब से जूलिया भी उन पर नजर रख रही होती है, जिसके दौरान वो सब पहले तो बोट से पनडुब्बी तक आते हैं, जिसमें जाने पे उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 20 घंटे का ही ऑक्सीजन था, जिसका मतलब था कि उन्हें 20 घंटे में इस मिशन को खत्म करके वापस भी आना था, जिसमें से 3 घंटे तो उन्हें समंदर की सतह से आने जाने में ही लगने वाले थे। इसी वजह से सब अपने मिशन के लिए उत्सुक तो थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में डर भी था कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो वो सब मारे जाएंगे। तब संचार उपकरणों और बाकी सुरक्षा चीजों की चेकिंग के दौरान हैंक मजाक में जेम्स से कहता है कि अगर ये पनडुब्बी डूब गई तो सब एक झटके में ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जेम्स थोड़ा सा डर गया था, लेकिन हैंक हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। अब सारी जांच पूरी होने के बाद पनडुब्बी आखिरकार पानी के नीचे जाती है, जिसमें पिकमैन ने खुद भी उनके साथ नीचे जाने का फैसला किया था और उनके इस मिशन को शुरू करते ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो गया था, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतना नीचे जाने की सोची ही नहीं थी। खैर अभी वो लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं और इसी बीच हैंक जेम्स को रोवर के बारे में बताता है, जो कि सतह पे जाके पनडुब्बी से निकलकर आगे छोटी जगहों में जाएगा, जिसको चलाने का काम जेम्स का ही था। खैर अब नीचे आने पर जब वो लोग उस डोरवे के पास जाते हैं तो वहां का नजारा देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे एक बड़े से घर के बराबर का इंसानों द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर था, जिसपे बहुत ज्यादा डिटेलिंग की गई थी और उसमें ही एक गोलाकार दरवाजा भी था। अब उस स्ट्रक्चर के सामने आते ही पनडुब्बी में खराबी आने लगती है, जिससे वो बंद होने लग गई थी, जो देखकर गॉर्डन जल्दी से इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके उसे सही करता है, मगर इसी दौरान उनके संचार उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन जूलिया और उसके साथियों से भी टूट चुका होता है। तब वो लोग डोरवे के अंदर जाकर जैसे तैसे अपनी पनडुब्बी को सही करते हैं, पर अभी भी जूलिया और उसके साथियों से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। वहीं पिकमैन पनडुब्बी में इधर उधर घूम रहा होता है, जिसके दौरान उसे एक जगह से पानी अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। वहीं गॉर्डन भी काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अभी उनके उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे और उन्हें ऊपर जाने के लिए थ्रस्टर्स को चालू करने की जरूरत थी। साथ ही नीचे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पनडुब्बी पर जोर भी पड़ रहा था और उसी वजह से उन्हें पनडुब्बी में से वजन कम करने की भी जरूरत थी। लेकिन तब वो जैसे तैसे खुद को संभालता है, क्योंकि अब अगर वो यहाँ तक आ गए थे और अब तक वो जिंदा थे तो वो किसी भी हाल में वापस तो जाकर ही रहेंगे। वहीं पिकमैन के दूसरे कमरे में होने की वजह से जोसेफ उसे ढूंढता हुआ वहां जाता है और इधर बाकी सब अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन असल में ये सब एक बहुत खतरनाक और बड़े जीव की वजह से हो रहा था, जो अचानक से पहले बहुत गुस्से में पनडुब्बी के सामने आया था, पर पावर कट की वजह से कोई उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। खैर अब तक जोसेफ भी पिकमैन के पास पहुंचकर उससे बातें करने लगा, जिसके दौरान लगातार पिकमैन बस यही बोल रहा था कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। तब पिकमैन के ऐसा कहते ही संचार उपकरण भी चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जूलिया तुरंत ही सबसे वापस से कांटेक्ट करके बात करने लगती है, मगर जूलिया की बातें सुनकर सब लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे, क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग लगभग 3 या 4 घंटे से ऑफलाइन थे, जबकि जेम्स और बाकी सब बस कुछ मिनट से ही ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए थे। तब हैंक के ऑक्सीजन चेक करने पर उसे पता चलता है कि सच में 3 घंटे का ऑक्सीजन ही खत्म हुआ है, जिसका मतलब था कि उस
डोरवे में आने की वजह से वो लोग ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ समय धरती के मुकाबले काफी जल्दी चलता था। खैर अब उन्हें आसपास की जगह देखने पर वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारत जैसे ढांचे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार समंदर की इतनी गहराई और अंधेरे में रहता कौन होगा। तब जेम्स को लग रहा था कि शायद वहाँ बनाई गई चीजें धरती पे पानी आने से भी पहले के समय की हैं, यानी कि धरती पे महासागर के निर्माण से भी पहले की, क्योंकि पानी के अंदर आकर ऐसी इमारत बनाना बिल्कुल नामुमकिन था। और अगर इंसानी बसावट के बाद भी ये चीजें यहाँ बनाई गई होती तब भी कहीं न कहीं या किसी न किसी किताब में इस बात का जिक्र जरूर होता। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर नीचे मौजूद किसी बहुत बड़े जीव के शरीर पर पड़ती है, जो दूर से देखने पे तो मरा हुआ लग रहा था, जो देखकर पहले तो किसी को ऐसी चीज पर भरोसा ही नहीं होता। लेकिन बाद में जेम्स हिम्मत करते हुए जैसे तैसे उस जीव के टिश्यूज के सैंपल लेने का फैसला करता है, जिसके लिए वो रोवर के जरिए नीचे जाने लग गया था। जहाँ जाने के बाद वो उस जीव के शरीर को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने वो लगभग किसी मक्खी जितना बड़ा लग रहा था और उस जीव की शक्ल किसी बहुत बड़े ऑक्टोपस जैसी थी, जो देखकर सब लोग और ज्यादा हैरान हो गए थे, जिसे देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये प्रजाति किसकी है और क्या ये यहाँ इतने समय से अकेला ही था। तब जेम्स उस जीव की बॉडी का टिश्यू सैंपल लेने के लिए उसकी स्किन में ड्रिल करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से सब जगह हलचल होना शुरू हो जाती है और क्रिस्टीन को ऐसा लगता है जैसे उस जीव का शरीर हिल रहा हो, जिससे वो परेशान होकर तुरंत इस बारे में सबको बताती है, मगर सबको ये बस उसका वहम लग रहा था। पर इसके बावजूद क्रिस्टीन उस शरीर को स्कैन करके जेम्स को वापस आने को कहती है और सबको दिखाती है कि वो जीव जिंदा है, पर उसके बाद भी किसी को उस पर यकीन हो ही नहीं रहा था। अब वैसे अब तक जेम्स ने भी टिश्यूज का सैंपल कलेक्ट कर लिया था, जिसके बाद वो वापस आने ही वाला होता है, मगर उतने में ही वो जीव दर्द से गुस्से में जाकर खड़ा हो चुका था, जिसके असली आकार को देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर पिकमैन अभी भी दूसरे कमरे में ही था, जहां उसे अपने सामने कुछ तो अजीब सा दिखाई देता है, जो उससे कह रहा था कि उन्हें भगवान मिल चुके हैं, जिनके अंश से ही धरती पे जीवन की शुरुआत हुई थी। खैर बाहर उस जीव को देखकर सब वापस से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीव उन पर हमला करता है, जिससे पनडुब्बी में पिकमैन बेहोश हो जाता है और क्रिस्टीन, जो कि रोवर को निकालने वाले दरवाजे के पास खड़ी थी, वो भी पास में पानी में गिर गई थी और ऊपर का दरवाजा बंद हो गया था। अब उस समय प्रेशर एरिया से गॉर्डन वजन कम करने के लिए सामान भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर फिलहाल हैंक उसको जल्दी से रोकता है और अभी जैसे तैसे हैंक की मदद से क्रिस्टीन वापस से पनडुब्बी में आ गई थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग उसे होश में लेकर नहीं आ पा रहे होते। खैर अब जैसे कि हमले की वजह से पनडुब्बी के काफी कंपार्टमेंट में पानी भी भर रहा था, जिसकी वजह से ही उनकी पनडुब्बी अब ऊपर नहीं जा रही होती। इसलिए गॉर्डन जल्दी से हैंक को भी सब जगह को भी सही से चेक करने को कहता है, जिसके दौरान हैंक को पिकमैन फ्लोर पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर हैंक जल्दी से उसे होश में लाकर सेफ जगह पर जाने को कहता है और बाद में सब कुछ चेक करके गॉर्डन से ज्यादा वजन वाले सामान को नीचे फेंकने को कहता है, क्योंकि पनडुब्बी का एक हिस्सा पूरी तरह से पानी से भर चुका था और वहां से वो पानी को बाहर नहीं निकाल सकते थे। तब गॉर्डन कुछ समय जेम्स का भी इंतजार करने को कहता है, क्योंकि उसको लिए बिना वो ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी बीच हैंक वाले रूम में भी ज्यादा पानी आने की वजह से उसका गेट अपने आप ही बंद हो जाता है और हैंक अंदर ही फंसा रह गया था। तब उसे गेट के दूसरी तरफ पिकमैन दिखाई देता है, जिससे हैंक गेट खोलने को कहने लगता है, मगर पिकमैन उसकी बात नहीं मानता, जैसे वो इस वक्त किसी और के वश में हो, जिसकी वजह से पानी में डूबने से हैंक की मौत हो जाती है। दूसरी ओर जोसेफ गिरकर जख्मी हो जाता है और गॉर्डन जेम्स को जैसे तैसे पनडुब्बी के अंदर ले आता है, जहां क्रिस्टीन की हालत देखकर जेम्स काफी गुस्से में सबके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि सबने बस थोड़ी सी कोशिश करके क्रिस्टीन को मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसके साथ साथ जेम्स को रोना भी आ रहा था। पर अभी वो खुद जाकर जल्दी से क्रिस्टीन को CPR देना शुरू कर देता है, जिससे पहले तो उसको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बाद में किस्मत से क्रिस्टीन की सांसें फिर से चलने
लगती हैं क्योंकि असल में वो मरी नहीं थी, बस उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। खैर, अब होश में आने के बाद क्रिस्टीन रोते हुए जेम्स को हग कर लेती है, जिसके दौरान जेम्स भी उसको संभाल ही रहा था कि तभी जोसेफ और गॉर्डन उसके पास आकर उसको बताते हैं कि हैंक मारा जा चुका है। अब वैसे तो ये परेशान करने वाली बात थी, मगर इसके अलावा एक दिक्कत और थी कि उनके पास बस 3 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था, जिसका मतलब था कि उन्हें कुछ भी करके 3 घंटे में पानी के ऊपर पहुंचना ही होगा। खैर, उतने में ही पिकमैन वहां आकर जेम्स के लाए गए सैंपल को देखता है और कहता है कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं और उन्हें अभी इस सैंपल को देखना पड़ेगा, जिस पर अभी के लिए जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन पिकमैन अपने होश में ना होने के कारण जेम्स की बात नहीं मानता और उस सैंपल की चेकिंग करना शुरू कर देता है। पर तभी उस सैंपल में से एक टेंटिकल निकलने लग गया था, जिससे सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसकी वजह से सब लोग कहते हैं कि जब तक वो लोग सरफेस पर नहीं पहुंच तब तक वो लोग उस सैंपल से दूर रहेंगे। इतना बोलकर क्रिस्टीन सबको बाहर ले आई थी और उसने लैब को लॉक कर दिया था। फिर इसके कुछ समय बाद जोसेफ अकेले में जूलिया से बात करता है, जिसको जूलिया ने एक बहुत ही खास काम से नीचे भेजा था। दरअसल जूलिया खुद भी किसी भी हाल में उस सैंपल को हासिल करना चाहती थी और जोसेफ का काम ये था कि अगर किसी भी वजह से सैंपल को लाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो जोसेफ बेशक से सभी लोगों को जान से मार दे, लेकिन उसे सैंपल को ऊपर लाना ही पड़ेगा। इधर पिकमैन वापस से उस सैंपल के पास जाता है, जिस समय सैंपल खुद भी इशारे से उसको अपने पास बुलाने लग गया था। तब पिकमैन उसके पास जाकर अपने सारे कपड़े उतार देता है और वो सैंपल का हिस्सा उसके शरीर से खुद को जोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी ओर जेम्स और क्रिस्टीन जब आपस में बात करते हैं तो जेम्स को पता चलता है कि असल में क्रिस्टीन को वहां आने के बाद से वहम भी होने लग गए थे, क्योंकि असल में वो पानी के पास सैम को ही देखकर वहां गई थी, पर उसके बाद वो पानी में गिर गई। तब जेम्स को भी याद आता है कि उसे भी सैंपल लेते समय अपने डैड की आवाज आ रही थी, मगर ये सब बस उन दोनों का वहम था। वहीं गॉर्डन को अचानक पिकमैन और जेम्स के पिता की लास्ट रिसर्च मिशन की बातें सुनाई देने लगती हैं, जिसका मतलब था कि असल में वो पहले ही वहां पर आ चुके थे और पिकमैन को इस जगह के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता था, मगर उसके बाद भी उसने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसी बीच अचानक जोसेफ आकर गॉर्डन पर हमला कर देता है और वहीं क्रिस्टीन जेम्स के साथ लैब तक आती है, जहां अब तक वो सैंपल्स बर्बाद हो चुके थे। तभी जोसेफ वहां आकर उन्हें बताता है कि असल में वो जीव जिन्हें पिकमैन इतने समय से भगवान कह रहा था, वो काफी समय से वहां पर सोए हुए थे। असल में पिकमैन का मकसद उनके सैंपल लेकर जाना नहीं बल्कि उन्हें जगाना था। इवन अब पिकमैन के ऊपर उन्होंने ही कब्जा कर लिया था, जो किसी को भी वहां से जाने नहीं देने वाले थे। अब उनकी इन बातों के बीच ही अचानक से पिकमैन पानी में कूद जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन उसे बचाने के लिए कहती है। पर तभी वहां पर गॉर्डन आ जाता है, जिसको अब तक जेम्स के पिता और वहां के जीवों दोनों ने ही अपने वश में कर लिया था, क्योंकि असल में जेम्स के पिता खुद यहाँ अकेले ही मारे गए थे और उनकी आत्मा अभी भी यहीं पर थी। उस समय उन जीवों ने जेम्स के पिता पर कब्जा करके वहां से निकलने की कोशिश की थी, पर क्योंकि इससे पूरी दुनिया का अंत हो सकता था, इसलिए जेम्स के पिता ने खुद का बलिदान दे दिया था, जिस पर उन जीवों ने कहा था कि जेम्स भी कभी ना कभी यहाँ जरूर आएगा और उसके जरिए हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे तो जेम्स के पिता को ये सच नहीं लग रहा था, मगर अभी वहाँ पर वैसा ही हो रहा था। और जैसे कि जेम्स के पिता नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वो गॉर्डन के शरीर से आसपास की सब चीजों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे टीम का कनेक्शन जूलिया से भी टूट गया था। जिसके तुरंत बाद ही वो जेम्स और क्रिस्टीन पर भी हमला करने की कोशिश करने लग गया था, जिससे लड़ते और बचने के चक्कर में जेम्स बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब गॉर्डन क्रिस्टीन को खत्म करने ही वाला था, पर उतने में ही वहां पर जोसेफ वापस आकर गॉर्डन को शूट करके खत्म कर देता है। जिसके बाद जोसेफ खुद क्रिस्टीन को मारने की कोशिश करने लगता है, जिसके दौरान पहले क्रिस्टीन पास में पड़ी कुल्हाड़ी उसके पैर पर मारती है और बाद में जेम्स को बचाने जाने की कोशिश करने लगती है, जहां रास्ते में सब जगह एक चिपचिपा लार जैसा तरल पदार्थ पड़ा हुआ था। पर अभी उसको नजरअंदाज करके जेम्स और क्रिस्टीन सीधा रोवर के पास जाते हैं, क्योंकि वो दोनों रोवर के जरिए ही वहां से निकलना चाहते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रोवर में बस एक इंसान ही बैठ सकता था, इसलिए जेम्स क्रिस्टीन को उसमें बिठा देता है और खुद जाकर उन सैंपल्स के बचे हुए अंश बर्बाद करने लगता है।
वहीं अब तक घायल जोसेफ के पास पड़ी गॉर्डन की बॉडी से वही टेंटिकल जैसी चीज निकलकर सीधा जोसेफ को ही अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है, जिसके तुरंत बाद ही वो जेम्स के पास जाकर उससे कहता है कि मैं किसी को यहाँ से नहीं निकलने दूंगा, जिससे जेम्स समझ गया था कि जल्दी ही ये पनडुब्बी इम्प्लोड करने वाली है, यानी कि वो पल भर में ही अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी और रोवर में मौजूद क्रिस्टीन और जेम्स पल भर में ही मारे जाएंगे। इसलिए वो इस बारे में क्रिस्टीन को बताते हुए खुद पीछे ही रुकने का फैसला करता है ताकि पीछे रुक के वो अंदर से प्रेशर कंट्रोल कर सके। पहले तो क्रिस्टीन इस पर नहीं मान रही थी, लेकिन जेम्स उसके रोवर को अब पनडुब्बी से बाहर निकाल देता है और खुद जाकर जोसेफ से लड़ाई करने लगता है, जहां किस्मत से जेम्स ने खुद ही जोसेफ को जान से मार दिया था। जिसके बाद उसे अचानक से अपने सामने वही दूसरी एंटिटी दिखाई देती है, जो कि असल में पोजेस्ड हालत में उसके पिता थे, जो उसको वहीं पर रुकने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी पहले दुनिया को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। खैर, अब इसके बाद कहानी सीधा 2 दिन आगे आती है, जहां क्रिस्टीन को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है, जहां उठते ही वो जूलिया पर गुस्सा करने लग गई थी, क्योंकि जूलिया खुद भी सब जानती थी, पर उसके बाद भी उसने सबको नीचे मरने के लिए भेज दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि असल में उन जीवों को उस डोरवे में बंद इसीलिए किया गया था ताकि वो बाहर आकर इंसानियत को नुकसान ना पहुंचा सके, पर इसके बाद भी जूलिया और पिकमैन उन्हें वहां से निकालना चाहते थे। अब इस बारे में क्रिस्टीन बोल ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पेट में कुछ तो हलचल हो रही है, जिसके अगले ही पल उसे याद आता है कि पनडुब्बी में मौजूद उस लार जैसे तरल पदार्थ को उसने छुआ था, जिसकी वजह से वो गॉड वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। और वही जीव अगले ही पल उसके पेट को फाड़कर बाहर आ जाता है, जिसका मतलब था कि उस लार की वजह से एक छोटा सा अंश क्रिस्टीन के शरीर में आ गया था, जिसने क्रिस्टीन के होश में आते ही खुद को वापस से बड़ा कर लिया और क्रिस्टीन के शरीर से निकलकर इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने आ गया। पर क्या सच में वो ऐसा कर पाएगा, या जूलिया और उसके साथी उसको यहीं पर खत्म कर देंगे? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।